बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर की और देखेंगे कि स्टैटिक डाटा मेंबर क्या है और इसे किस मकसद के लिए और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। इससे पहले कि हम स्टैटिक डाटा मेंबर की बात करें, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट और क्लासेस के हवाले से रिकॉल करवाना चाहता हूँ, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी क्लास में हम जितने भी डाटा मेंबर्स डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट जो उस क्लास के साथ क्रिएट किया जाता है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेन मेमोरी में उन तमाम डाटा मेंबर्स के लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशंस रिजर्व की जाती हैं। और यही वजह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स की वैल्यूज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर की वैल्यूज के साथ किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करती, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स के लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशंस रिजर्व होती हैं और हर एक ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स की वैल्यूज सेपरेटली स्टोर्ड होती हैं। लेकिन स्टैटिक डाटा मेंबर की अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा डाटा मेंबर है जिसके लिए मेन मेमोरी में एक सिंगल मेमोरी लोकेशन रिजर्व की जाती है। चाहे आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लें उस क्लास के, स्टैटिक डाटा मेंबर के लिए सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन रिजर्व की जाती है, ना कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशन। स्टैटिक डाटा मेंबर की खसूसियात वही हैं जो एक नॉर्मल स्टैटिक वेरिएबल की होती हैं। यानी इसका लाइफ टाइम उस वक्त स्टार्ट होता है जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है उस वक्त तक मेन मेमोरी में स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यूज स्टोर्ड रहती हैं। और जो ही प्रोग्राम कंप्लीटली टर्मिनेट होता है, क्लोज होता है, उस वक्त मेन मेमोरी में से स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यूज को रिमूव किया जाता है। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम जो प्रोग्राम राइट करना चाह रहे हैं, पहले हम उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हम एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट की एक क्लास क्रिएट करें और स्टूडेंट की उस क्लास में जो डाटा मेंबर्स हम यूज कर रहे हैं उसमें रोल नंबर, मार्क्स और स्टूडेंट का नाम शामिल होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाएं, यानी डिफरेंट स्टूडेंट्स क्रिएट किए जाएं, तो हर एक स्टूडेंट का नाम और मार्क्स की वैल्यू तो इनपुट के तौर पे यूजर से ली जाए, लेकिन हर एक स्टूडेंट को जो रोल नंबर असाइन किया जाना चाहिए वो ऑटोमेटिकली असाइन होना चाहिए। नंबर 1 से रोल नंबर असाइन होना शुरू हो जाए और फिर हर एक स्टूडेंट का नेक्स्ट रोल नंबर असाइन होता चला जाए ऑटोमेटिकली। और इस मकसद के लिए हम स्टैटिक डाटा मेंबर का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम में हम इसे अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह कि हमने यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर और डिफाइन की लाइन नंबर 3 पे, जिसका नाम स्टूडेंट है, और फिर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमने यहाँ पे अपने डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया है। इसमें सबसे पहले लाइन नंबर 6 पे देखिए, हमने स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए इंटीजर डाटा टाइप का एक डाटा मेंबर आर डिक्लेयर किया है। और यही स्टैटिक डाटा मेंबर की खासियत है कि इसे कीवर्ड स्टैटिक के साथ डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद जो डाटा मेंबर्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम नॉर्मल डाटा मेंबर्स हैं, यानी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये तमाम डाटा मेंबर्स सेपरेटली क्रिएट किए जाएंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे उतने ही डाटा मेंबर्स मेमोरी में स्टोर किए जाएंगे ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो इसमें हमारे जो डाटा मेंबर्स हैं उसमें इंटीजर डाटा टाइप का रोल नंबर और मार्क्स, ये दो डाटा मेंबर्स इंटीजर टाइप के हैं जिनमें रोल नंबर और मार्क्स स्टोर किए जाएंगे। और लाइन नंबर 8 पे देखिए, यहाँ पे हमने एक अरे ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर की है जिसका नाम नेम है और जिसकी लेंथ है 50, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद लाइन नंबर 9 पे देखिए, हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करने के बाद एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन किया है। और हम ये बात बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होता है जो हमारी क्लास का नाम होता है। तो देखिए, स्टूडेंट ही हमने रखा है अपने इस कंस्ट्रक्टर का नाम। और ये कंस्ट्रक्टर करेगा क्या? एक्चुअली ये कंस्ट्रक्टर हमारे आर नामी इस स्टैटिक डाटा मेंबर में एक डिजिट का इजाफा करेगा। जब भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो आर नामी इस स्टैटिक डाटा मेंबर में एक डिजिट का इजाफा हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर ही रोल नंबर नामी हमारे इस डाटा मेंबर में वो वैल्यू स्टोर कर देगा जो कि आर में स्टोर्ड है। तो सिंपली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि हर मर्तबा जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही हमारे इस स्टैटिक डाटा मेंबर आर में एक डिजिट का इजाफा किया जाएगा, और फिर जो वैल्यू आर में मौजूद होगी वो स्टोर कर दी जाएगी रोल नंबर नामी हमारे इस डाटा मेंबर में। तो इट मींस कि हम जब यूजर से इनपुट के तौर पे वैल्यूज लेंगे तो रोल नंबर की वैल्यू हमने नहीं लेनी, रोल नंबर की वैल्यू हमारा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रोल नंबर नामी डाटा मेंबर को एलोकेट कर रहा है, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक वैल्यू स्टोर होती चली जाएगी। 1 से वैल्यूज स्टार्ट होंगी और फिर ऑनवर्ड 1 डिजिट का उनमें इजाफा होता चला जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने अपने स्टैटिक डाटा मेंबर आर में इनिशियली कोई वैल्यू तो स्टोर की नहीं
और हमारा ये कंस्ट्रक्टर इसमें एक डिजिट का इजाफा कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब भी आप स्टैटिक डाटा मेंबर्स को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, तो आप उन्हें क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उन्हें डिफाइन या इनिशियलाइज करने के लिए आपको क्लास से बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी क्लास ये खत्म हो रही है लाइन नंबर 28 पे, और लाइन नंबर 28 के बाद लाइन नंबर 29 पे हम अपने स्टैटिक डाटा मेंबर आर को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 के साथ। और इसके लिए हम क्या तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं? एक्चुअली हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। हम यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके लिए आपको करना ये होता है कि जिस स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यू को आप इनिशियलाइज करने जा रहे हैं उसकी डाटा टाइप पहले आप मेंशन करते हैं, उसके बाद जिस क्लास में उस स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर किया गया है उस क्लास का नाम, यानी हमारी क्लास का नाम स्टूडेंट है, वो हमने यूज किया, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टाइप करने के बाद हम उस डाटा मेंबर का नाम टाइप करते हैं जिसे हम इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं 0 के साथ। तो हमने यहाँ पे r टाइप करने के बाद इज इक्वल टू 0 किया। तो ऐसा करने से हमारे स्टैटिक डाटा मेंबर r की वैल्यू 0 सेट हो गई, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर 1 बाय 1 इसमें एक डिजिट का इजाफा करता चला जाएगा। अब हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि मजीद हमारे पास कौन से फंक्शंस मौजूद हैं जो कि हमने अपनी क्लास में डिफाइन किए हैं। तो देखिए हमारे पास इन नाम का एक मेंबर फंक्शन मौजूद है जो कि वाइड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया गया है, और ये क्या करेगा? हमेशा की तरह इन नामी ये मेंबर फंक्शन यूजर से इनपुट रिसीव करके स्टोर करेगा हमारे ऑब्जेक्ट्स में। तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा उसके साथ जब इस इन फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो यूजर से ये इनपुट लेके स्टोर कर देगा, नेम को नेम नामी डाटा मेंबर में स्टोर कर देगा, और मार्क्स को मार्क्स नामी डाटा मेंबर में स्टोर कर देगा सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए, और यूजर को प्रॉम्प्ट देने के लिए सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही लाइन नंबर 22 पे हमने शो फंक्शन को भी यूज किया है, और शो फंक्शन अब तक हम चूंकि कई प्रोग्राम्स में यूज कर चुके हैं। तो ये शो मेंबर फंक्शन करेगा क्या? सिंपली ये स्क्रीन पर हमारे ऑब्जेक्ट के तमाम डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा जिस ऑब्जेक्ट के साथ भी इसे कॉल किया जाएगा। तो इसके लिए सिंपली हम सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोल नंबर नामी स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं पहली स्टेटमेंट के अंदर, यानी सबसे पहले स्ट्रिंग आएगी रोल नंबर और उसके बाद रोल नंबर शो होना चाहिए स्टूडेंट का। तो हम यहाँ पे रोल नंबर नामी डाटा मेंबर को यूज कर रहे हैं। इसी तरह से नेम और मार्क्स को भी हम सेम पैटर्न इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। तो देखिए लाइन नंबर 30 पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और हमने लाइन नंबर 32 पे देखिए 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं स्टूडेंट क्लास का इस्तेमाल करते हुए, S1, S2 और S3। मैं ब्रीफली आपको फिर रिकॉल करवा दूं कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए तमाम डाटा मेंबर्स के लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशंस रिजर्व की जाएंगी, लेकिन जो आर नामी डाटा मेंबर है, चूंकि वो स्टैटिक डाटा मेंबर है, वो एक ही मर्तबा मेमोरी के अंदर महफूज किया जाएगा। इसके बाद देखिए हमने सिंपली लाइन नंबर 33 पे अपने पहले ऑब्जेक्ट S1 के साथ इन फंक्शन को कॉल किया। तो S1 डॉट इन का मतलब है कि हम अपने ऑब्जेक्ट S1 के लिए यूजर से इनपुट लेके स्टोर करना चाह रहे हैं वैल्यूज को। उसके बाद यही तरीकाकार हमने S2 और S3 के साथ इख्तियार किया। तो इस तरह से हम तीनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज यूजर से इनपुट के तौर पर रिसीव करेंगे, और उसके बाद सिंपली हम इन तीनों ऑब्जेक्ट की तमाम वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए हमने शो फंक्शन को कॉल किया अपने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के साथ, S1 डॉट शो, S2 डॉट शो और S3 डॉट शो। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए हमारे पास स्क्रीन पर मैसेज आया एंटर नेम। तो मैं पहला नाम एंटर कर देता हूँ, लेट्स से अहमद। मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। अब मुझे मार्क्स एंटर करने हैं, और ये मार्क्स मैं एंटर कर रहा हूँ अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, और नाम भी हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी S1 के लिए था। लेट्स से 500 मार्क्स हैं। उसके बाद मैं सेकंड नेम एंटर करता हूँ शेहान, और मार्क्स एंटर करता हूँ मैं लेट्स से 550। और आप देख रहे हैं कि मैं रोल नंबर की वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि वो रोल नंबर की वैल्यू हमारे स्टैटिक डाटा मेंबर आर की मदद से ऑटोमेटिकली एलोकेट की जा रही है हमारे हर ऑब्जेक्ट के रोल नंबर नामी डाटा मेंबर में। और लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी मैं नाम एंटर कर देता हूँ, लेट्स से जी आयान, और मार्क्स हैं लेट्स से 600, और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। तो देखिए रोल नंबर 1 नेम अहमद, मार्क्स 500, रोल नंबर 2 शेहान 550, और हमें तमाम वैल्यूज आप देख रहे हैं कि नजर आ रही हैं। तो इस तरह से आप स्टैटिक डाटा मेंबर का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं।